ओके, चलिए तो हम आ गए थे पीरियोडिक टेबल में। अब हम पीरियोडिक टेबल में एक इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं वो है एटॉमिक साइज एंड आयोनिक साइज। ओके चलो सब लोग रेडी है? हाँ, सब लोग इधर ध्यान दो, उधर ध्यान मत दो। हाँ, तो ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो जो पहला पार्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गया कि आप एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब अब तक जो 100 इयर्स में पूरा पीरियोडिक टेबल पर वर्क होते आया है और 118 एलिमेंट अभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट है चैप्टर का पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, मतलब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, डायगोनली, अप टू डाउन, डाउन टू अप, तो ये प्रॉपर्टीज में कैसे कैसे ग्रेजुअल चेंजेस आते हैं और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो सब यहाँ पर अपने को अभी डिस्कस करना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। इसके बारे में हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी ये पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आज का हमारा एटॉमिक एंड आयोनिक साइज। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे कंट्रोवर्शियल इशू रहा कि एटम का हम साइज कैसे निकालेंगे। जैसे क्या होता है, अगर आप सर्कल का रेडियस निकालना है आपको, तो आप कैसे निकालते हैं, सेंटर टू दी बाउंड्री। सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस आता है आप उसको क्या बोलते हैं, सर्कल का रेडियस, और इसी रेडियस को उसके साइज से रेफर किया जाता है। सेम एटम में भी वैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एटम होता है जिसके बारे में बोहर ने हमको बताया, जो आपने पढ़ा भी है कि सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जबकि ये कंसेप्ट 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक फिक्स पाथ में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, बल्कि इलेक्ट्रॉन, पहला तो प्रॉब्लम ये है कि ये वेव लाइक है, इस तरह से मूव होगा, राइट। जब वेव लाइक ये घूमेगा तो इसकी कोई बाउंड्री फिक्स दिखेगी आपको? नो। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जो घूमता है अराउंड द न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट में नहीं घूमता है बल्कि ऑर्बिटल। एंड व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज द एरिया ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। मतलब ये वो एरिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के इम्कानात, चांसेस है। जैसा आपका ऑर्बिटल क्या है, ट्यूशन, घर, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद जाएंगे, है ना, स्टडी सेंटर, ये, या कोई आपके फेवरेट रिलेटिव है जिसके पास आप ज्यादा जाते हैं, या कोई फ्रेंड है, या कोई चबूतरा है, कट्टा, बराबर है कि नहीं, कॉलेज है, तो ये आपकी ऑर्बिटल है, इसमें आप कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। समझा आपको? तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम एस ऑर्बिटल को ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ये जो घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ 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 कहीं भी हो सकता है। ज्यादा चांसेस है कि वो न्यूक्लियस के नजदीक में होता है, क्योंकि अट्रैक्शन है ना वहां पर, ज्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा, लेकिन वो इतने एरिया में कहीं भी हो सकता है। जब उसका पोजीशन फिक्स नहीं है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं? नो। तो ये सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कि इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो आप रेडियस निकालेंगे कैसे? तो फिर साइंटिस्ट निकालते हैं जुगाड़। क्या निकालते हो? जुगाड़। बोलते हैं अगर बाउंड्री फिक्स नहीं है तो आप निकालेंगे कैसे रेडियस? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम एक कोवेलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इक्वल शेयरिंग से बनता है, मैंने आपको बताया ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये है क्लोरीन एटम, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। दूसरा क्लोरीन 2,8,7, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इसने और इसने शेयरिंग किया आपस में और इक्वल शेयरिंग से बॉन्ड बन गया Cl2 बन गया है। अगर ये Cl मॉलिक्यूल Cl एटम बॉन्ड बनाते हैं और मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है, Cl2 तैयार हो जाता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इक्वल शेयरिंग हुआ ना। जहां पर इक्वल शेयरिंग होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड।
तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया Cl2 और इसको यहां पर ऐसे हम शो करेंगे, ये एक Cl है, ये दूसरा Cl है, बॉन्ड फॉर्म हो गया, ये इस Cl का न्यूक्लियस, ये इस Cl का न्यूक्लियस। तो उन्होंने निकाला बॉन्ड लेंथ। क्या निकाला उन्होंने? ये न्यूक्लियस से ये न्यूक्लियस तक का जो डिस्टेंस है, इंटर मतलब बिटवीन, न्यूक्लियर न्यूक्लियस से, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो आपके सामने दिख रहा है, इसी को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? बॉन्ड लेंथ, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब दो एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है। आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि दो सर्कल जो आजू बाजू में है, उनके दोनों सेंटर का डिस्टेंस है। समझा आपको? अरे भाई, दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस मतलब क्या है? दो सेंटर का डिस्टेंस। अगर उसको वो बोलते हैं 2 से डिवाइड किया तो 1 का मिलेगा, तो अब यहां बाउंड्री की जरूरत ही नहीं है ना, तो इसको बोलते हैं जुगाड़। अरे समझा क्या? इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री फिक्स नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम रेडियस कैसे निकालेंगे? दूसरे तरीके से। दो एटम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे न्यूक्लियस न्यूक्लियस से, तो अपने को बॉन्ड लेंथ मिलेंगी। अरे बोलो ना, तो इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ। और अगर उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 1 का बन जाएगा ना। अरे बोलो ना, तो इसको हम बोलते हैं इट इज द एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकलेगा ना, तो क्या बोलते हैं इसको? इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया। जैसे इनका जो बॉन्ड लेंथ है अगर है 198, ये इनका डिस्टेंस कितना है? 198 पिकोमीटर। मैंने बताया ना आपको, जो स्मॉल डिस्टेंस है हम उसके लिए स्मॉल यूनिट्स यूज करते हैं। जैसे आपको याद है ना, 1 पिकोमीटर कितने का होता है? 10 टू पावर माइनस, अरे थोबा थोबा थोबा, -12 मीटर। भूल गए? 1 पिकोमीटर कितने का होता है? 10 टू पावर -12 मीटर। मतलब मीटर में इसको गिनना है तो 0.110 लगेंगे, फिर आएगा 1। समझा आपको? 0.110 फिर 1, इतना छोटा होता है पिकोमीटर। ठीक है। दूसरा एक यूनिट है जो डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, वो है एंगस्ट्रॉम। क्या है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू पावर -10 मीटर। समझा आपको? एक और एक यूनिट है नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू पावर -9 मीटर। आजकल बहुत चल रहा है ना नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है जो बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर की चीजें, जो पुर्जे या पार्ट्स, जो पार्टिकल्स है, उसको इतना छोटा करेंगे हम कि चीजें छोटी हो जाएंगी। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी से तो पॉसिबल हुआ ना कि पहले अपना जो मेमोरी कार्ड आता था 2 GB का आता था। 2 GB में बड़ी मुश्किल से एक फोन के अंदर 2 GB का कार्ड बैठता था। अब उससे छोटे साइज में 256 GB आ रहा है। मतलब पहले 2 GB का डाटा इतने से कार्ड में आता था, अब उससे छोटे वाले साइज में 256। कितने टाइम्स उसको उन्होंने छोटा कर दिया, डेटा स्टोरेज करने की कैपेसिटी। समझा आपको? तो ये नैनोमीटर उसी से। ठीक है, चलो ये हम यूनिट्स यूज करने वाले, आप याद रखो इसको। ठीक है, चलो तो 198 पिकोमीटर है क्लोरीन के बॉन्ड लेंथ, मतलब दोनों का डिस्टेंस। अगर इसका रेडियस निकालना है अपने को तो क्या करना पड़ेगा? रेडियस इज इक्वल टू 198 अपॉन 2, कितना आएगा? 99 पिकोमीटर। समझा? तो इस तरह निकाला जाता है रेडियस। लेकिन क्योंकि हमने ये जो रेडियस निकाला कोवेलेंट बॉन्ड का निकाला, इसलिए इस रेडियस को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट रेडियस, RC। कोवेलेंट, बोलो बोलो क्या बोलेंगे इसको? कोवेलेंट, कोवेलेंट रेडियस। समझा? 99 पिकोमीटर। ओके, चलो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये हो गया बॉन्ड लेंथ
2 से डिवाइड किया, बन गया उसका रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। और रेडियस को ही रेफर किया जाता है एटॉमिक साइज। मतलब किसी ने पूछा आपको एटॉमिक साइज का कितना है, तो बोलते आप 99 पिकोमीटर। समझा आपको? तो रेडियस से ही रेफर किया जाता है एटॉमिक साइज को। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सब लोग जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं इस क्लोरीन को फिर से एक बार लिखूं, देखिए ये है Cl, Cl आपस में बॉन्ड बना लिया, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करता है, जिससे बॉन्ड फॉर्म होता है। हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे, जरा ध्यान से देखो, ठीक है? ओके, अब ये बन गया Cl2। लेकिन अभी आपने देखा कि Cl के अराउंड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है ना? तो उनका ऑर्बिटल होगा ना, वहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते होंगे ना। वो जो इलेक्ट्रॉन जिस एरिया में घूमते हैं उसको वैलेंस शेल एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? मतलब इलेक्ट्रॉन यहां पर घूमते रहते हैं, भिन भिनाते रहते हैं मक्खियों की तरह। अरे मैं मजाक कर रहा हूं, समझा क्या? इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलेंगे उनका, उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है? ये एक Cl2। तो आपने अगर सिलेंडर के अंदर क्लोरीन लिया, आपने क्या लिया? आपने क्लोरीन। तो अंदर अकेला एक Cl2 होगा क्या? और भी होंगे ना? तो उसके बाजू एक और एक Cl2 यहां पर बैठा हुआ है। जरा ध्यान से देखिए आप, ये एक और एक Cl2 यहां पर है। ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका बॉन्ड लेंथ। अब डेफिनेटली इसका भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन एरिया होगा ना। डोंट राइट, इधर देखो, यहां पर कुछ भी नहीं समझेगा। इसका भी इलेक्ट्रॉन एरिया होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो अगर हम मॉलिक्यूल के अंदर दोनों न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको? और बॉन्ड लेंथ को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? वो रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो यहां एक और एक पॉइंट हमको मिलता है कि अगर हम इस क्लोरीन के न्यूक्लियस से बाजू वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस का डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका भी तो कुछ ना कुछ नाम होगा ना, क्योंकि आपस में अट्रैक्शन है। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये Cl2, ये Cl2, ये अंदर गैस में घूम रहे ना ऐसे। अरे दिखा क्या? दिखा ना? हाँ, एनिमेशन के साथ। जरा ध्यान से इधर देखो। हाँ, जो हो गया उसे भूल जाओ। जिंदगी में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, हर धूप के बाद छांव और गम के बाद खुशी, और चढ़ाव के बाद उतार, और उतार के बाद ब्राइट कोचिंग एकेडमी। तो इधर जरा ध्यान से देखो, सब लोग देख रहे इधर? हाँ, चलो, जाग रहे हैं आप लोग? हाँ, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस आ रहा है, एक अलग Cl2 और इस Cl2 के बीच के न्यूक्लियस का डिस्टेंस, इसको वंडरवॉल डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं वैन डर वॉल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? वैन डर वॉल डिस्टेंस। जरा ध्यान से, वैन डर वॉल एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है वैन डर वॉल। इसने वैन डर वॉल फोर्सेस के बारे में बताया। वैन डर वॉल फोर्सेस क्या होते हैं? देखो, पानी है, पानी, पानी छोड़ दो, जान दो। हाँ, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस, या आप ब्रोमीन लो, ब्रोमीन। क्या लेते हैं हम? ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर आपने एक बीकर में ब्रोमीन लिया है, एकदम अच्छा रेड, डार्क रेड, वायलेट कलर का होता है ब्रोमीन, ठीक है? आपने एक बीकर में ब्रोमीन ले लिया, उसकी स्मेल भी आती है बहुत स्ट्रांग, ठीक है? हाँ, आपके नाक को तकलीफ देने वाली स्मेल। तो अभी देखो, अगर आपने एक बीकर में ब्रोमीन लिया है तो अंदर क्या होंगे? Br2, 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 अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों Br2 होंगे ना? तो वो Br2, Br2 आपस में नजदीक कैसे हैं? Br ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, जैसे Cl2 बनाता है। Br ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, बराबर है कि नहीं है? लेकिन दोनों Br2 आपस में कैसे अट्रैक्ट हैं? इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है ना बाहर का, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, इनके पास निगेटिव चार्ज, ये एक Br2 है, तो इसके अराउंड में पूरे आउटर इलेक्ट्रॉन जितने भी है ना, आउटर इलेक्ट्रॉन, अरे जो घूम रहे हैं वहां पर, और ये दूसरा Br2 आया, दिखा क्या? तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो इसके आउटर इलेक्ट्रॉन इस Br के सेंट्रल न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होते हैं।
मैं कराटे नहीं खेल रहा हूँ, देखो इधर। अरे समझा क्या? अरे समझा? इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे वीक अट्रैक्शन डेवलप होता है, उसी को बोलते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस। समझा? वो फोर्सेस जो दो एटम को पकड़ के रखे हैं उनको बोलते हैं इंट्रा बॉन्ड। क्या बोलते हैं उनको? इंट्रा मतलब विद इन, अंदर। समझा आपको? और दो मॉलिक्यूल को जो वीक अट्रैक्शन से अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है उसको बोलते हैं इंटर बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? ये वीक अट्रैक्शन है जो दो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। जैसे पानी में भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर बॉन्ड है वो। जब आप गर्म करते हो तो वो ब्रेक हो जाता है और H2O उड़ जाते हैं। समझा आपको? तो जो मॉलिक्यूल्स को होल्ड करके रखते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसको बोलते हैं वैंडर वॉल फोर्सेस। क्या बोलते हैं उसको? अपन बाद में उसको और डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। चलो जरा ध्यान से देखो। अब ये वैंडर वॉल डिस्टेंस कहलाएगा, बराबर है? इसको अगर 2 से डिवाइड किया तो इसका भी रेडियस तैयार होगा, लेकिन ये रेडियस यहां से यहां तक रहेगा। जरा ध्यान से देखो, डार्क लाइन से बता रहा हूं मैं। ये रेडियस यहां से यहां तक रहेगा, जबकि एटम का रेडियस यहां से यहां तक है। समझा? जो इधर निकाला है हमने। समझा? मतलब ये जो रेडियस रहेगा इसका नाम रहेगा वैंडर वॉल रेडियस। क्या रहेगा? मतलब इसको लिखते हैं RW, वैंडर वॉल रेडियस मतलब। तो वैंडर वॉल रेडियस इज इक्वल टू वैंडर वॉल डिस्टेंस, वैंडर वॉल डिस्टेंस अपॉन 2। समझा? एग्जाम्पल जैसे यहां पर वैंडर वॉल डिस्टेंस इन दोनों के बीच का निकाला 398 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 194 के 2 196 के 98 399 ले लो इसको, कितना आएगा? 199 आएगा। 199 पिकोमीटर। जो भी आसपास छोड़ दो, अभी उधर देखो जरा ध्यान से, ठीक है? इससे क्या पता चला आपको? कोवेलेंट रेडियस छोटा होता है और वैंडर वॉल रेडियस बड़ा होता है, और होना भी चाहिए ना बड़ा, क्योंकि दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में है ना। अरे समझा क्या? तो आपने पढ़ा कोवेलेंट रेडियस एंड वैंडर वॉल रेडियस। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ये आगे आने वाला है सब रिलेशन, ठीक है? सब लोग इधर देखो। हाँ, अब यहां पर देखिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन सब लोग। सोडियम को तो आप बचपन से जानते हैं। सोडियम, थोड़ा ऊपर लिखो, सोडियम। हाँ जाने दो, चलेगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 11 एटॉमिक नंबर 2,8,1 11 रहते हैं ना। हाँ, नए लोग भी याद कर लो, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 1 to 30 सबको लर्न होना चाहिए। 11 होता है 2,8,1। ये तो स्कूल में भी था आपको। हाँ जनाब, इधर देखिए। हाँ 2,8,1। तो आपने क्या पढ़ा स्कूल में कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड पहला जो शेल है के शेल, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मतलब ये सोडियम का मैं रिएक्शन ऐसे करूं कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन चला गया। जब ये इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो पहले हम जब रेडियस निकालेंगे तो यहां से यहां तक जाएगा ना। अब ये इलेक्ट्रॉन चले गया तो लास्ट शेल ये है ना। अब यहां से निकालेंगे रेडियस, मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर रेडियस कम हो जाता है। मतलब किसी ने आपसे पूछ लिया, भाई साहब Na बड़ा या Na प्लस बड़ा, तो आप क्या बोलेंगे? Na प्लस कैसे बड़ा? Na माइनस कहाँ है यहाँ पर? रुको भाई साहब, हाँ बोलो, Na बड़ा क्या Na प्लस बड़ा? अरे Na के पास 3 शेल है ना, 1 2 3 यहां तक डिस्टेंस, इसलिए बोलते लिखना नहीं, इधर देखना पहले। अरे यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालेंगे ना तो Na का साइज क्या रहेगा? ज्यादा। जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अब Na के पास शेल कौन से हैं? 2 ही शेल है ना। इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 8 इलेक्ट्रॉन। अब डिस्टेंस यहीं से निकलेगा ना। वैसे एक्चुअल कंसेप्ट ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको बेसिक लेवल पे समझाने के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है? तो उसने एक शेल छोड़ दिया है तो अब साइज कम हो जाएगा ना। तो Na न्यूट्रल
बड़ा है, Na प्लस छोटा है। प्लस आयन को क्या बोलते हैं हम? कैटायन। सो कैटायनिक साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दी न्यूट्रल एटम, जिसको क्या बोलते हैं? कैटायनिक साइज इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। पेरेंट क्यों बोल रहे? इससे बना है ना, इसलिए। अरे आप भी पेरेंट्स ही बने ना, आपके क्या आपसे आपके पेरेंट बने? अरे बोलो ना, अरे बोलो ना। हाँ, तो क्या बोलेंगे आप? साइज ऑफ द कैटायन इज, हाँ, साइज ऑफ द कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट न्यूट्रल एटम। समझा? अब इसके अपोजिट, अगर कहीं माइनस चार्ज बनता है तो साइज क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। बड़ा रहेगा ना। एग्जाम्पल, Cl प्लस से बड़ा रहेगा Cl, क्या ये बात सही है? और Cl से बड़ा रहेगा Cl माइनस। समझा? जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना साइज कम होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा उतना साइज बड़ा होगा। चलो मैं एक इमेजिनरी एलिमेंट लिखता हूं m। क्या लिख रहा हूं मैं? इमेजिनरी एलिमेंट, नहीं तो आप ढूंढेंगे m कहां पर रहता। ठीक है, इधर देखो सब लोग, हाँ सब लोग जाग रहे हैं। एक इमेजिनरी एलिमेंट है m, ठीक है, एक इमेजिनरी एलिमेंट है m, m2 प्लस m माइनस 1, m2 माइनस m3 प्लस। इसको सीक्वेंस में लगाना है, इधर m3 माइनस, इधर m प्लस 1, इसको सीक्वेंस में लगाना है। सबसे छोटा कौन रहेगा बोलो मेरे को? हाँ, मैंने कहा जितना प्लस चार्ज उतना छोटा, जितना माइनस उतना बड़ा। मैंने पूछा सबसे छोटा M3 प्लस, इसने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस किया ना, सबसे छोटा हो जाएगा ना ये। उससे बड़ा कौन रहेगा? 2 प्लस 1 प्लस एंड M बीच में आ जाएगा ना। अब M से बड़ा कौन रहेगा? M माइनस M2 माइनस M3 माइनस। समझा? जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा साइज छोटा होगा, जितने इलेक्ट्रॉन, ओके। हाँ, तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सब लोग जरा ध्यान से देखिए इसका। चलते चलते वीडियो में इमेज ले लो बस। मालूम है ना कैसे लेते हैं? हाँ, किसको आता है? रुको 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 रुको, आप लोग गड़बड़ कर देंगे, बंद हो जाएगा पूरा। ये इसको डायरेक्ट सिर्फ आ गया फोटो, ठीक है, वीडियो बंद नहीं करने का। ये आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा ना। हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं? सब लोग जरा ध्यान से देखिए। हाँ, आगे बढ़ना है। हाँ, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, क्योंकि मंजिल अभी बाकी है। जरा सब लोग ध्यान से देखो। हाँ, फिर आप कहेंगे रास्तों भर चलते चलते पूछा हमसे छालों ने। रास्तों भर चलते चलते पूछा हमसे छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। बराबर है। अरे बस बस। हाँ, बस इतना ही। नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, पैसे वैसे फेंकना तो नहीं। चलो ठीक है। अरे 1 रुपया नहीं, 100 की नोट, 100 की पत्ती, गुलाबी नोट। बंद हो गई गुलाबी? ओके, जाने दो, ठीक है। क्या सब लोग जाग रहे हैं? हाँ, जनाब इब्राहिम खान साहब इधर देखिए। सब लोग देख रहे हैं इधर? हाँ, सब लोग फुल कंसंट्रेशन। अब आ जाइए अपने पीरियोडिक टेबल की तरफ। ली बे बक नो फनी।
ओके, दिख रहा है उसमें, लीबे बकनो फने। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, decreases, 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 slightly increase. Okay. हाँ, मैंने बोला ना increases slightly. हाँ, आप ध्यान नहीं देते वर्ड्स पे। हाँ चलो, तो लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। मतलब आपसे किसी ने रास्ते में पूछ लिया, भाई साहब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। किसी ने पूछा भाई साहब क्यों डिक्रीज होता है, क्या बोलेंगे आप? हाँ, शेल्स तो सेम है ना, ये सब सेकंड पीरियड एलिमेंट है, सेकंड पीरियड वाले, तो सब में शेल सेम है ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे ना, तो उससे क्या हुआ? लॉजिक लगाओ, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उससे क्या होगा? हाँ, उसको अपन ने क्या बोले थे? न्यूक्लियर चार्ज। लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीजेस बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। इंक्रीज के लिए अप एरो यूज करते हैं और डिक्रीज के लिए डाउन एरो यूज करते हैं, ठीक है? देखो इधर, धक्का दो उनको, सब लोग। मोहतरमा इधर देखिए, यहां पर आप देखेंगे न्यूक्लियस है, 2 ही शेल है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन। क्या ये बात दुरुस्त है? आप धीरे धीरे बढ़ेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मतलब प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, और जितने प्रोटॉन बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, क्योंकि हर एवरी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 3 है और आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन भी 3 है। क्या ये बात सही है? यहाँ एटॉमिक नंबर 9 है तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन 9 रहेंगे और आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन भी 9 रहेंगे। अरे बोलो ना। अब सोचो, लिथियम के अंदर 3 प्रोटॉन है और बाहर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, प्लस माइनस अट्रैक्शन होता है ना। अब इधर आ जाओ, फ्लोरीन के अंदर 9 प्रोटॉन है और आउटसाइड में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा या कम होगा? ज्यादा अट्रैक्शन से वो उसको अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। क्या होगा? सुखड़ाओ। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन, जिससे साइज कम होगा ना। अरे समझा क्या? तो किसी ने आपसे पूछ लिया रास्ते में, भाई साहब लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम क्यों होता है, तो आप बोलेंगे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। समझा? चलो, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम, लीना की रब से फरियाद। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम बोलो, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। समझा? लेकिन अब वो आपको बोलेगा एटॉमिक नंबर तो इधर भी बढ़ रहा है ना, 11, 19, 37, तो एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है ना। जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो यहां भी चार्ज बढ़ना चाहिए। हाँ, तो आपका सिंपल आंसर होगा कि शेल्स बढ़ रहे हैं। यहाँ पर 2 शेल है, यहाँ पर 3 शेल है क्योंकि 3rd पीरियड में आता है, यहाँ पर 4 शेल है क्योंकि 4th पीरियड में आता है। शेल बढ़ रहा है, लेकिन आगे चलकर कुछ एक्सेप्शन पढ़ने वाले हम, जहां पर शेल्स भी बराबर होते हैं लेकिन साइज में फर्क होता है। तो मेन रीजन शेल्स नहीं है, शेल्स भी एक रीजन है। अब डेफिनेटली शेल बढ़ेंगे तो साइज तो बढ़ने वाला है ना, ठीक है? अरे बोलो ना। लेकिन मेन रीजन है यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट, इसको आप जरा ध्यान से देखना है। टॉप टू बॉटम
शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है जरा ध्यान से देखो। इसको समझाने के लिए यहां पर आपको आना पड़ेगा। सब लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ में अच्छे से देखेंगे। यहां पर ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। ये इसके अराउंड में ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स है। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स है। चलो मैं बना देता हूँ इलेक्ट्रॉन्स, 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 और बाहर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन का है। बस मैं हूं और मेरी तन्हाई है। अरे इधर देखो ना। हाँ, तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। ये प्रोटॉन का चार्ज है, राइट? और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। क्या होता है? पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन। क्या होगा? रिपल्शन। अगर अट्रैक्शन डोमिनेंट हुआ तो इलेक्ट्रॉन को वो खींचेगा, कॉन्ट्रैक्शन, साइज कम होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन ज्यादा हुआ तो वो दूर जाएंगे ना। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, इसमें रिपल्शन हुआ, इसमें रिपल्शन हुआ तो दूर जाएगा। जब ये दूर जाएगा तो एक्सपांड होगा ना। इसी अब जब एक्सपांड होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को न्यूक्लियस से दूर कर रहा है ना, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है वो। इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड ढाल से बना, शील्ड मालूम है ना, ढाल। तो शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो व्हेन रिपल्शन डोमिनेंट ओवर अट्रैक्शन, इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट। समझा आपको? और ये कब होता है? जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाते हैं। तो क्यों? जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस का कंट्रोल नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन्स पे है ना, तो उनको वो आसानी से खींच सकता ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन दूर है वहां उसका कंट्रोल नहीं है, वहां रिपल्शन, लड़ाइयां चल रही इलेक्ट्रॉन की आपस में, खूब मारामारी चल रही। और समझा क्या? जब इलेक्ट्रॉन, जैसे ये पहली बेंच यहाँ पर कुछ नहीं करती, 1 2 3 4 मेरा कंट्रोल है यहाँ तक, पीछे वाले कुछ तो भी करे तो कंट्रोल नहीं रहता वहां। नहीं, आप लोग नहीं करते ऐसा। और समझा क्या? तो जो दूर इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्शन होता है और रिपल्शन से वो एक दूसरे को पुश करते हैं और वो जिससे ऑर्बिटल का साइज बढ़ जाता है। इट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आपको किसी ने पूछा कि टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है, आप क्या बोलेंगे? बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। अब इसके एक्सेप्शन कौन कौन से हैं और इसके रीजंस क्या क्या है डिटेल में, वो इंशाल्लाह हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए।